नमस्कार। कुछ हिंदी भाषी राज्यों में एआईसीबी के संबद्ध संगठनों के लिए विकलांगजनों के अधिकारों पर आधारित ऑनलाइन एडवोकेसी कार्यशाला विशेष रूप से दृष्टिबाधित जनों को दृष्टिगत रखते हुए। प्रायोजक डेनिश एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड, डेनमार्क। सत्र 1, भारत में विकलांगता विशिष्ट विधान, एक अवलोकन। वक्ता हैं श्री टी.डी. धारियाल, पूर्व आयुक्त विकलांगजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार तथा अध्यक्ष एनएबी दिल्ली। यह विषय अंग्रेजी में इस प्रकार से होगा: डिसेबिलिटी स्पेसिफिक लेजिस्लेशन इन इंडिया एन ओवरव्यू। मिस्टर टी.डी. धारियाल, former Commissioner, PWD, Government of NCT of Delhi and President NAB Delhi। तो अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे मुख्य अतिथि धारियाल साहब से कि हमें अपने संबोधन से, अपने विचारों से जानकारी दे। जो विभिन्न विधेयक, कानून, पॉलिसीज बनी है भारत में विकलांग व्यक्तियों से संबंधित, उनका क्या सब्सटेंस रहा है, उनका क्या प्रभाव रहा है। ऐसे धारियाल साहब के नाम को परिचय की आवश्यकता नहीं है, ना उनके नाम को है, ना उनके व्यक्तित्व का है। देश में शायद ही कोई ऐसा विकलांग व्यक्ति हो जो उनके नाम से परिचित ना हो। करीब 22 साल से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक सीक्रेट में आपको बता दूं कि उन्होंने, जहाँ तक मुझे बात या मालूम है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, 2 प्रमोशन अपनी इसलिए मना कर दी ताकि वो विकलांगता के क्षेत्र में काम कर सके। कितने ब्यूरोक्रेट्स ऐसे होते हैं, ये ब्यूरोक्रेट थे, मिनिस्ट्री में थे, और 2 प्रमोशन इन्होंने इसलिए नहीं ली अपनी ताकि ये विकलांगता के क्षेत्र में काम कर सके। आज देश विदेश में इनके जानकारी की वजह से, इनके ज्ञान की वजह से, इनके काम की वजह से इनका वर्चस्व है। तो धारियाल साहब एनएबी के प्रेसिडेंट हैं, सीबीएम इंडिया के कंसल्टेंट हैं, के फाउंडेशन के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका ज्वाइन करने के लिए, हमारे साथ आने के लिए। अब हम आपके संबोधन की प्रार्थी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, कौल साहब, गौरी जी और एआईसीबी के जो भी उपस्थित एफिलिएट्स यहाँ हैं 5 राज्यों के, उन सबको मेरा नमस्कार। और मैं आप सबका आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे बारे में जो भी शब्द कहते हैं वो मुझे पता है एकदम दिल से कहते हैं, लेकिन मैं वो सब इतना डिजर्व नहीं करता। मुझे जरूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है आप लोगों के द्वारा और पूरे सेक्टर में। मैं तो एक सरकारी नौकरी में अपनी ड्यूटी करता रहा, उसके बदले तनख्वाह लेता रहा, लेकिन आप लोगों ने जिस नजरिए से उस काम को, वो ड्यूटी को देखा, उससे मुझे अभी भी 66 इयर्स मेरी उम्र हो गई है, वो एनर्जी मेरी बनी हुई। तो मैं ज़्यादा समय इसमें न लेते हुए, मुझे जो ड्यूटी आज दे गई है, डिसेबिलिटी स्पेसिफिक लेजिस्लेशन इन इंडिया है, जो विकलांगता से संबंधित जो हमारे कानून है, उनका एक ओवरव्यू आपको दूं और उससे इन कानूनों को हम किस तरह से जोड़ सकते हैं अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, और ये जो वकालत हम या एडवोकेसी करते हैं उसमें किस तरह से इसका प्रयोग करें। हालांकि एक बाय द वे मेरा एक मानना है कि जो अधिकतर दृष्टिबाधित लोग हैं, मैं विकलांगता के उनको पंडित मानता हूं। ये मेरे
जो भी काफी साल से मैं जो डिसेबिलिटी में 2002 से काम कर रहा हूँ या उससे पहले भी अपने घर से ही उसका एक्सपीरियंस मुझे है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस हेलो के आधार पे ये मेरा हेलो कंक्लूजन है, कि निष्कर्ष में पहुंचा कि सभी डिसेबिलिटीज को अगर मैं मानूं नहीं आज छुट्टी पर तो जो अंडरस्टैंडिंग, जो समझ, जो ज्ञान, जो दिमाग दृष्टिबाधित लोगों को है वो शायद औरों को इतना नहीं। अगर मैं बाय द वे मैं 30 मिनट में अपना वक्तव्य खत्म करूंगा ताकि 15 मिनट अच्छा समय है आपके पास, समय है आपके पास, आधा घंटा भी आप ले सकते हैं। अगर हमारा वक्तव्य 11:15 बजे है तो अब समय है आपके पास। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओके, हाँ, इंटरेक्शन के लिए भी छोड़ सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं, बीच में भी कोई सवाल पूछते कोई बात। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें ये जानना चाहिए कि हमारे देश में डिसेबिलिटी स्पेसिफिक जो लेजिस्लेशन कानून है, जैसे कानून, नियम, रेगुलेशन, रूल, इनमें अंतर है। कानून जो है वो पार्लियामेंट बनाती है, उधर से पास होते हैं, आप सबको पता है, मुझे बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। 4 डिसेबिलिटी स्पेसिफिक कानून है, आप सबको पता होगा। सबसे पहले मेंटल हेल्थ एक्ट हमारे वहाँ बना था 1987 में। फिर रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट बना, और इसके साथ साथ में भी जो मेंटल हेल्थ का मेंटल हेल्थ एक्ट बना था, वो जो मेंटल इलनेस, जिसको भी वो शब्द हम जनरली हिंदी में बताने कहने में कतराते हैं, पागल जो बोल देते हैं सभी को, सब लोग, तो वो उनको डील करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उसको डील करती है। दूसरा एक्ट रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, भारतीय पुनर्वास जैसे शब्द से ही क्लियर है, समझ में आता है कि हम विकलांगता को या विकलांग व्यक्तियों को कोई भी सुविधा या सर्विसेज देने के लिए जो भी काम करते हैं उसका एक स्टैंडर्ड हो, उसका एक पर्टिकुलर करिकुलम हो, उसको ऐसी, क्योंकि शुरू में क्या था कि विकलांग व्यक्ति माने, जैसे प्रोफेसर साहब बता रहे थे, बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते थे, चैरिटी समझते थे, अभी भी समझते हैं, उसमें मैं बुराई बहुत ज्यादा नहीं समझता, लेकिन उसको महत्व नहीं देते थे, उसकी डिग्निटी नहीं समझते। तो इसलिए ये लगा कि भाई अगर मैं विकलांग व्यक्ति को पढ़ाना है, उनको उनके साथ बातचीत करनी है, उनके साथ रोजमर्रा का व्यवहार करना है या उनकी केयर करनी है, उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, डिग्निफाइड तरीका होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। हर चीज में हम प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, इसमें क्यों नहीं करें। तो ये रिहेबिलिटेशन काम, चाहे वो स्पेशल एजुकेटेड बनाना हो या कोई थेरेप्यूटिक सर्विसेज देना हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, हालांकि उसमें नहीं है, लेकिन उसके तहत नहीं आता फिर भी, या हियरिंग के लिए है, तो जो भी, या आपका ओएनएम की ट्रेनिंग है, तो वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, आरसीआई से उसका अप्रूवल होना चाहिए। जो भी प्रोफेशनल ये सर्विसेज देते हैं वो अप्रूव्ड होने चाहिए, उनकी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्वालिटी है वो सुनिश्चित करनी आवश्यक है। तो एक तो रिहेबिलिटेशन, फिर उसके बाद हमारा, आप सबको पता है, 1995 का पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 95 का बना, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एक आयाम था हमारे देश में, जिसमें हमने राइट की पार्टिसिपेशन की बात की, सबसे फुल पार्टिसिपेशन की बात की। वही इंक्लूजन है, वही राइट है। अगर फुल पार्टिसिपेशन अगर आप सुनिश्चित कर देते हैं, सहभागिता या भागीदारी अगर आप सुनिश्चित कर देते हैं,
और उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा अगर वो सुनिश्चित कर दे तो इंक्लूजन वही मैं समझता हूँ। तो बहुत बड़ी चीज थी। कुछ चीजें, कुछ कमियां उसमें थी, कुछ खामियां थी, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें आगे नहीं बढ़ी, लेकिन जो कुछ भी उसमें था उसका प्रयोग करके एआईसीबी जैसे संस्थाओं ने या और जो संस्थाओं ने काफी कुछ हासिल किया, काफी कुछ हासिल किया। अगर आप सोशल सेक्टर को पूरा देखें तो डिसेबिलिटी सेक्टर जितना तेजी से आगे बढ़ा कम समय में, और इतना नहीं बढ़ा। ये मेरा अपना मानना है कि गवर्नमेंट में मैं रहा, रिजर्वेशन से रिलेटेड SC ST का रिजर्वेशन या जो भी है, तो ये काफी कुछ ये एक्ट के की वजह से हुआ। इसलिए लेजिस्लेशन में क्या प्रावधान है इसका जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। चौथा जो एक्ट है वो हमारे देश में वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, मेंटल रिटार्डेशन और मल्टीपल डिसेबिलिटी। अब मल्टीपल डिसेबिलिटी में तुम्हारे ब्लाइंड, डेफ ब्लाइंड भी आते हैं, या ब्लाइंडनेस या विजन इम्पेयरमेंट के साथ में और कोई डिसेबिलिटीज हों, मल्टी डिसेबिलिटी, वो लोग भी आते हैं। तो इसके लिए 1999 में बना उन चारों डिसेबिलिटी के लिए। ये चार तो हमारे एक्ट है, ये हमें याद रखना चाहिए। फिर उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट चीज जो पूरे संसार में हुई, जिसके बारे में आपके सेशंस चलेंगे, बहुत ही अच्छा ये प्लान किया है इस एडवोकेसी प्रोग्राम वर्कशॉप को, तो वो UNCRPD, जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज जो है, उसमें इंडिया सिग्नेटरी हुआ। जो पहले देश थे उनमें, उनके साथ में इंडिया ने साइन किया और रेटिफाई भी किया। रेटिफाई का मतलब होता है कि मैंने ये एक कमिटमेंट कर दिया कि साहब मैंने रेटिफाई कर दिया है, और इसलिए मैं जो मेरे घरेलू जितने भी मेरे लॉ है, चाहे वो डिसेबिलिटी स्पेसिफिक हो या कोई और हो, क्रिमिनल हो सकता, ये CRPC हो सकता है या कोई और हो सकता है, कोई नियम कानून हो सकता है, वो सबको मुझे इसके अनुरूप बनाना पड़ेगा, बनाऊंगा। ये कमिटमेंट है, ये हमारा कमिटमेंट है। इसी सिलसिले में जो मेंटल हेल्थ एक्ट मैंने 87 का बताया, वो 2007 में, और हमारा जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट है उसके बदले राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में, 17 बोलना चाहिए था, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट उसको बता दिया 2017, और राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, ये हमने उसके अनुरूप UNCRPD के अनुरूप बना दिए हैं। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट और नेशनल ट्रस्ट एक्ट का भी ये हो रहा है, और इसके साथ में हमारे 2006 में नेशनल पॉलिसी थी। कुछ स्टेट्स ने भी अपनी पॉलिसी बनाई, पॉलिसी ऑन पर्सन विद डिसेबिलिटीज, विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिसी 2006 में बनाई। अब तो कि पॉलिसी हमने एक्ट कानून बदल दिया, तो अपने पॉलिसी, अपने और नियम कानून और तौर तरीके, ये बहुत बड़ी चीज है, तौर तरीके हमने रोजमर्रा के जीवन में तौर तरीके भी बदलने पड़ेंगे। इसी तरह से वो नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उसको भी रिव्यू करके, अब आप सबको पता होगा, नहीं है तो आप जान लीजिए कि ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज की वेबसाइट disabilityaffairs.gov.in, उसमें आपको ये पॉलिसी मिलेगी ड्राफ्ट। 30 दिन का समय है। उस पॉलिसी में क्या क्या कमियां आपको लगती हैं, क्या क्या चीजें आप उसको करना चाहिए, ये भी एक एडवोकेसी के पार्ट है। आप उस पॉलिसी को देखिए, अपने नजरिए से देखिए, दृष्टिबाधित लोगों के नजरिए से देखिए, और अगर कोई आपका कमेंट है तो उसको आगे बढ़ाइए। हालांकि AICB में प्रोफेसर साहब है, कौल साहब है, जो भी AICB इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है हर एक एडवोकेसी में प्लस पॉलिसी मेकिंग में, लेकिन आप जो भी तरीका AICB अपनाएगा उस हिसाब से वो कर सकते हैं। लेकिन हर इंडिविजुअल को, हर एफिलिएट को ये जानना जरूरी है कि हो क्या रहा है, हमारे अधिकारों के लिए क्या हो रहा है, ये जरूरी है।
तो ये 4-5 चीजें होगी जो अभी चल रही हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, और जो लेजिस्लेशन है, जो लॉज हैं। अब जो हमने राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, दो जिसको मैं मदर एक्ट बोलता हूँ, ये सभी मदर एक्ट ही बोलते हैं। इनफैक्ट ये सीखा मैंने क्या कहते हैं, अपने पिंचा जी बता देते, तो इससे ऐसे सत्र में हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो ये मदर एक्ट है, क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारे अधिकार, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार हैं, और उनको जानना जरूरी है। उसका आधार हमारा सीआरपीटी के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो ये यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उन पे आधारित है। वो क्या प्रिंसिपल्स हैं कि हमारी डिग्निटी के बारे में बोलते हैं। हर इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है, उसकी अपनी चॉइस के बारे में बोलते हैं। फुल एंड इफेक्टिव, जो प्रभावी जो पार्टिसिपेशन है। एक तो होगा ठीक है जी, आप मीटिंग में आपको बुला दिया हमने यहाँ पे, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो वो प्रभावी पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है, नहीं होगा। इसी तरह से आप कोई पॉलिसी मेकिंग में, जैसे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में हमारे नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे कमिटीज है, उन कमिटीज में आपको शामिल तो कर दिया, लेकिन आप उसमें अपने विचार व्यक्त न कर सके, जो आप मटेरियल है वो एक्सेसिबल न हो, उसको पढ़ नहीं पाए, उसको समझ नहीं पाए, तो वो इफेक्टिव नहीं हुआ। ऐसे इफेक्टिव पार्टिसिपेशन की बात बोली है। और अपॉर्चुनिटी एक्सेट्रा, जो अपॉर्चुनिटी है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी जो सबको मिलकर वो आपको भी मिलनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। और इसके बारे में चूंकि बात आगे करेंगे, तो जो भी प्रिंसिपल सीआरपीडी के हैं उन्हीं पे आधारित हमारा राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है अंतर। अगर हम आमने सामने बात होते हैं, हम अभी काफी चर्चा करते हैं इसमें, कि आपको क्या चीज लगता है, क्या अंतर लगता है ये दो एक्ट को पढ़ने? पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 और राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, मुझे करीब करीब बराबर ही लगता है, एक ही जैसा लगता है क्या, लेकिन क्या अंतर है? एक शब्द ने पूरा, जिसको आप लोगों ने सुना होगा पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं, वो कर दिया। वो क्या कर दिया? इसमें हमने एक शब्द को जोड़ दिया, वो राइट्स जोड़ दिया। देखिए, अगर आपका ये राइट है, आपका ये अधिकार है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, आपको ले सकते हैं, जबरदस्ती ले सकते हैं। अगर वो राइट नहीं होता है तो ठीक है, गवर्नमेंट को करना चाहिए, ये वाली बात होती है। पैसा होगा तो करेंगे, अगर हमारे पास रिसोर्सेज होंगे तो करेंगे, लेकिन अब ये बात नहीं है। राइट बोल दिया, मेरा राइट है, अगर मेरा राइट है तो मुझे दीजिए। मुझे राइट, मैं एक राइट होल्डर हूं, और मैं अपेक्षा करता हूं कि जो ड्यूटी बेरर है वो मुझे राइट देगा। मैं नहीं भी मांगू तो फिर भी देगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, अक्सर नहीं होता है, इसलिए आपको ये मांगना पड़ेगा। और एआईसीबी इसीलिए ये प्रोग्राम कर रही है। एक अगली बात, मैं राइट बेस्ड जो डिसेबिलिटी है उसमें हम लोग या अलग अलग जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने बहुत ही क्लियरली एक चीज बोला है कि जब भी सोशली बेनिफिशियल राइट बेस्ड एक्ट जब आते हैं, सोशली बेनिफिशियल होते हैं, तो उनको जो अधिकारी हैं, जो ड्यूटी भी रहते हैं, जिनकी ड्यूटी है वो राइट देने के लिए, उनको उस एक्ट को, उस प्रावधान को काफी एक्सपेंसिव तरीके से, एक्सपेंसिव माने काफी विस्तृत, बृहद तरीके से उसको इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। और बृहद तरीके का मतलब ये है कि उस एक एक शब्द में ढूंढे कि ये जब ये नियम कानून बनाया गया था, उस समय जो बना रहे थे, इसको बना रहे थे, उनके दिमाग में, उनके मन में, उनकी मंशा क्या थी, क्या वो मंशा पूरी हो रही है, रिजर्वेशन देने का क्या क्या मंशा है, क्या पर्पज है, ये जानना जरूरी है। ऐसे उसको एक्सपेंड करना है। जब मैं एडवोकेसी करूं
मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करूं, स्टेट लेवल पे करूं, नेशनल लेवल पे करूं या इंटरनेशनल लेवल पे करूं, तो मैं उस, एक तो मेरा प्री रिक्विजिट ये है कि उस कानून में लिखा हुआ एक एक शब्द का मतलब समझूं, उस ज्ञान को साथ में मैं जाऊं और मैं तब बोलूं कि साहब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें ये बोला है कि भाई इसको एक्सपेंसिव तरीके से, बृहद तरीके से इसको इंटरप्रेट करना है, इसका मतलब ये है। जब ये बना रहे थे वो, तो हमें उसको कैसे हम अधिकार को ले सकते हैं और जो लिखा हुआ उससे कहीं ज्यादा ले सकते हैं। और दूसरा क्यों, एक आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो डिसेबिलिटी एक्ट है, सॉरी डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटी है, विकलांगता है, जो चीज है वो स्टेट लेवल, जो स्टेट सब्जेक्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट माने राज्य ने उसको इम्प्लीमेंट करना है, इसलिए आप लोगों का या किसी भी व्यक्ति का स्टेट में जहां वो इम्प्लीमेंट हो रहा है वहां पर एडवोकेसी करना बहुत जरूरी है, वहां पर डिमांड करना बहुत जरूरी है। और दूसरा एक ये है, ये मैं मानता हूँ कि ये कोई डिसेबिलिटी अधिकार लेना, ये कोई एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का नहीं है, ये क्रॉस डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एजुकेशन है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ है तो हेल्थ डिपार्टमेंट, अगर मेरा स्किल डेवलपमेंट तो स्किल ट्रेनिंग वाला, सबकी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी सोशल वेलफेयर की। सोशल वेलफेयर तो एक कोऑर्डिनेशन के काम करता है, कुछ स्कीम्स अपनी होंगी, स्कीम हर एक चीज में, ये नहीं कि सोशल वेलफेयर स्कीम बनाएगा, नो, स्कीम एवरीबडी हैज टू। अगर ओशन डिपार्टमेंट, मैं तो कभी अक्सर बोलता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट है, तो ओशन डेवलपमेंट को भी डिसेबिलिटी का कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल एक्सेसिबिलिटी होना है, अपने वहाँ एम्प्लॉयमेंट लोगों को देना है, ओशन से रिलेटेड जो नॉलेज है उसको स्प्रेड करना है। कल या परसों मैं ट्रिपल सी है वो, उसका कोई एक क्लाइमेट के ऊपर में एक साइड इवेंट हो रहा था, उसको अटेंड कर रहा था। क्लाइमेट के ऊपर में डिसेबिलिटी सेंसिटिव होना चाहिए और इक्विटी होनी चाहिए, है ना। तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका पर्सन जो डिसेबिलिटीज के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, हम जो जो उसमें अगर डिसेबल्ड लोग नहीं होंगे तो उनको, ब्लाइंड लोग नहीं होंगे तो उनको पता नहीं चलेगा ब्लाइंड को क्या फर्क पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का। ये तो बृहद दूसरा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्रॉस डिपार्टमेंटल है, क्रॉस सेक्टोरल है। और तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, एम्पावरिंग टूल्स जिसको मैं बोलूंगा, किसी भी विकलांग व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को अगर आप एम्पावर करना चाहते हैं, एक्चुअली एम्पावर ही करना चाहिए, खाली हेल्प करने से कुछ नहीं होगा, है ना। आप कोई एड्स एंड अप्लायंसेज दे दें, दैट इज नॉट इनफ। एड्स एंड अप्लायंसेज इस पर्पस के लिए दें कि मैं उसको एम्पावर करूंगा, नेक्स्ट टाइम दैट पर्सन, वो व्यक्ति खुद अपना अप्लायंस लेके आएगा। गवर्नमेंट ही देगी, नो, कहीं चैरिटी में ही मिलेगी, नो। मैं इस हिसाब से उसको दूं, इस हिसाब से उसका उसको प्रोग्रेस होए, उसका डेवलपमेंट होए, जो खुद करें। अवेयरनेस, आपको जो हम बात कर रहे हैं, जो एक हो रहा है, ये अवेयरनेस पहले अपने अधिकारों की जानकारी, ये नियम कानून की जानकारी, उनका मतलब क्या है वो, उसकी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। मुझे अपने अधिकारों के लिए सेल्फ एडवोकेसी करनी पड़ेगी। सेल्फ एडवोकेसी तब तक इफेक्टिव नहीं होगी जब तक मैं खुद उसके बारे में बेटर जानूं। जो व्यक्ति आगे मेरे सामने बैठा उससे बेटर मुझे आना चाहिए, क्योंकि मैं अपने अधिकारों की बात कर रहा हूँ। एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब के लिए आपको लड़ना होगा। इंक्लूजन, अगर आप इंक्लूसिव डेवलपमेंट करेंगे, जिसको आप CBID आजकल बोलते हैं, कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, CBR में AICB इतना काम करते हैं कम्युनिटी के बीच में जाकर, देन अकेले आप नहीं कर पाएंगे, अकेले AICB नहीं कर पाएगा। हमें कोऑपरेशन चाहिए होगा हर एक व्यक्ति का। आप जितने एफिलिएट हैं, जितने राज्यों से आप लोग आए हैं, आप सब, ये आपके प्रेजेंट साहब ने बताया, इतनी बड़ी बात बोली, बिना आपके AICB कुछ नहीं है। तो इसलिए कोऑपरेशन, वो केवल AICB के
अंदर ही नहीं है, एआईसीबी के बाहर भी सरकार है, सिविल सोसाइटी है, अधिकारी हैं, वो सबका कोऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, तभी आगे चीज बढ़ेगी। देन कोऑर्डिनेशन की बहुत बड़ी कमी होती है। आप कोऑर्डिनेशन के लिए जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट ही करे, आप भी आगे आकर के कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, उनको आइडियाज दे सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नहीं होने से क्या होता है, दायां हाथ क्या कर रहा है बाएं को पता नहीं होता है। बहुत सारी हमारी स्कीम्स होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, हमको पता नहीं होता है। उन सभी का फायदा उठाने के लिए कोऑर्डिनेशन और उनकी कन्वर्जेंस करनी बहुत जरूरी है। तो ये मैं समझता हूँ बहुत आवश्यक है। जो ये राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, या और भी जो हमारे ये खासकर राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज कि इसमें इसका आधार क्योंकि यूएनसीआरपीडी है, प्रिंसिपल्स उन पे आधारित है, तो इसलिए इसमें ये कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, ये सब चीज कन्वर्जेंस नीड है, ये समझते हैं। एक नोट करने वाली बात हमें ये देखनी चाहिए कि जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज को आप बहुत ध्यान से पढ़ें। इसमें एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं देखता हूँ कि ये सेक्शन 39 और 47 जो है, उसमें ये बोलता है कि साहब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो शुरू हो जाती पंचायत से शुरू होगी और पार्लियामेंट तक चलेगी, ठीक है ना। इन सबका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कंसल्टेशन विद चीफ कमिश्नर या स्टेट कमिश्नर और चीफ कमिश्नर से पूछ करके, उनके कंसल्टेशन से, उनसे सलाह लेकर के आपको क्या करना है, अवेयरनेस कैंपेन करने हैं, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करना है, ताकि जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके क्या अधिकार है, ये और उनके अधिकारों का संरक्षण करने के लिए क्या इसमें प्रावधान है, ये सब चीज जानना जरूरी है। पुलिस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उसको ये पता चले किसी विकलांग व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है या उसको कोई टॉर्चर हो रहा है, तो तुरंत वो उधर के लोकल मजिस्ट्रेट को बात करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एरिया के मजिस्ट्रेट से बात करेगा, उनको इन्फॉर्म करेगा, और उसके प्रोटेक्शन के लिए रहना खाना सबका अरेंजमेंट उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कानून बताता है। ये नहीं कि आप पुलिस के पास गए, आपका कंप्लेन तभी लिखे, नहीं, पुलिस को पता चल जाए कि ऐसा हो रहा है तो उसके सुओ मोटो उन्होंने लेना होता है। इसी तरह से दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अवेयरनेस जनरेशन के लिए और ट्रेनिंग के लिए, कि ये सेक्शन 7 ये बोलता है कि साहब ये विकलांगता से रिलेटेड जो अधिकार है, उनके आपको पंचायती राज मेंबर हैं, लेजिस्लेटर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटर सरकारी लोग हैं, पुलिस हैं या जजेस हैं, लॉयर्स, कोई भी, उनकी अवेयरनेस ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनके करिकुलम में होना चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में मैंने बहुत सारे, आई थिंक जितने कोर्ट्स हैं, उन सभी कोर्ट्स में जजेस या जो भी उनके कर्मचारी हैं, इंक्लूडिंग मैंने एक करने के बाद, एक जो साकेत में किया था, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जो चौकीदार है, गार्ड है, उनको भी जानना चाहिए। जब मैं वहां गया, द्वारका के कोर्ट में गया, तो मैंने कहा नहीं भाई, आप, वो जज साहब को हमने बोला कि आपके जो गार्ड्स हैं उनको भी लेके आइए, और 3-3 सेशन हमने किए, तो उससे एक फर्क पड़ता है। जो नॉलेज डिसेबिलिटी के बारे में, किस तरह से अगर ब्लाइंड व्यक्ति आ जाए तो किस तरह से उसको हैंडल करना है, किस तरह से वहां से लेकर के वहां जाना है, उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि भैया मेरा जो भी चीज है, कोर्ट में जो भी दस्तावेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो एक्सेसिबल होनी चाहिए। अब राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट और पहले वाला एक्ट में एक सबसे बड़ा, जो आप सब लोगों को पता है, उसमें रिपीट नहीं करूंगा, कि साहब पहले 7 डिसेबिलिटीज थी, ब्लाइंडनेस और लो विजन तो तब भी था, आज भी था, उसकी डेफिनेशन थोड़ी चेंज कर दी है ना। जब ज्यादा नजर, जो विजन लॉस होगा, तभी हम व्यक्ति को ब्लाइंड मानेंगे। पहले हम कम विजन लॉस पे भी ब्लाइंड मानते थे। वो टेक्निकलिटीज में मैं नहीं जाता, प्रोबेबली हमको इतना नॉलेज भी नहीं होगा, तो वो डॉक्टर लोग देखेंगे। लेकिन लो विजन और ब्लाइंडनेस जो पहले था, आज भी है, उसमें अंतर नहीं। और 1% रिजर्वेशन या जो भी मिल रहा है, उनको दोनों साथ में मिलेगा। जो इश्यूज तब थे वो आज भी है, ये हो गया।
तो लेकिन अंतर यह है कि तब 5 थे, आज 21 डिसेबिलिटीज होगी। हालांकि अधिकतर डिसेबिलिटीज, 2 डिसेबिलिटीज को छोड़ करके मैं देखूं जो ब्लड डिसऑर्डर की वजह से हीमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज, इनको छोड़, सिकल सेल डिजीज और हीमोफीलिया, इनको छोड़ करके और डिसेबिलिटीज पहले इंक्लूडेड थे। केवल ये था कि उनका अलग से मेंशन नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आ जाता था। तो बहरहाल अब 21 डिसेबिलिटीज हैं। 21 डिसेबिलिटीज का मतलब ये हो गया हम ज्यादा लोगों को डिसेबिलिटी के दायरे में लेंगे, नंबर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज बढ़ जाएगा। तो लेकिन अंतर यह है कि पहले हम पर्सन विद डिसेबिलिटी को ही हमने विकलांग व्यक्ति को डिफाइन किया था कि 40% से उससे ऊपर अगर कोई डिसेबल है तो उसी को डिसेबल माना जाएगा और उसी को इस एक्ट का फायदा होगा। उसमें बहुत बड़ी समस्या एक ये थी, मुझे पता याद है कि एक वन आइड लड़की थी, उसका सिलेक्शन हो गया, मेडिकली अनफिट कर दिया। वो जॉब कंप्यूटर का ब्लाइंड के लिए भी आइडेंटिफाइड था। तो मैं उस समय स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट के तहत उसको डायरेक्शन नहीं दे पाया क्योंकि वो पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं था। लेकिन आज पर्सन विद डिसेबिलिटी एक लेस देन 40% भी हो सकता है। केवल यह है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को वो सब सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को मिलेंगी। बेंचमार्क माने 40% या ज्यादा, या पर्सन विद हाई सपोर्ट नीड। ये 3 कैटेगरीज हमने डिसेबिलिटी की डिफाइन करी है। तो 40 से कम जिसका है उसको पर्सन विद डिसेबिलिटी के दायरे में सब आ जाए, लेकिन उसको सर्टिफिकेट होना चाहिए। डॉक्टरों को या वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी को ये लगे कि ये डिसेबिलिटी इतनी अफेक्ट कर रही है कि फंक्शनल इनको काम करने में दिक्कत आएगी। ये तो और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो भी एक जो पैराडाइम शिफ्ट जो है वो राइट बेस की तरफ वही है कि आज ये है कि अगर आपकी विकलांगता की वजह से आपकी काम करने की क्षमता में या पार्टिसिपेशन आप नहीं कर पाते लाइक अदर्स, दूसरों की तरह, जब आप वातावरण में जाते हैं, वातावरण के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तब वो डिसेबिलिटी माने जाए। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी उसको कहेंगे, है ना। तो मेडिकल से लेकर के ये राइट बेस की तरफ सोशल ये आ गया। ये एक बहुत बड़ी चेंज है। और आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट यही है कि हम वही शब्दों का प्रयोग करें जो ये एक्ट में लिखा गया, जो कानून में लिखा है। पर्सन विद डिसेबिलिटी विकलांग व्यक्ति, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वही यूज करें, पर्सन विद हाई सपोर्ट नीड यही करें। क्योंकि अगर आप कोई डिसेबिलिटी कोई बोला ओके आपने बोल दिया डिफरेंटली एबल्ड, स्पेशली एबल्ड, हैंडीकैप, दिस दैट, एक तो डेरिवेटरी तो है ही है, लेकिन उससे क्या होता है जो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, कभी आप यूज अगर प्रॉपर्ली नहीं करें तो उससे फर्क पड़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए लोगों ने बोला कि सर डबल ट्रांसपोर्ट अलाउंस हमको मिलना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का लास्ट वो पूरे जजमेंट में उन्होंने डेफ भी यूज किया, डेफ एंड म्यूट किया और शब्द भी उसमें प्रयोग करें, और लास्ट में डेफ एंड म्यूट यूज कर दिया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ऑर्डर निकाल दिया कि साहब डेफ भी होना चाहिए, म्यूट भी होना चाहिए, तभी उसको डबल ट्रांसपोर्ट लगा। उससे फर्क पड़ गया। फिर मुझे बहुत लड़ाई करनी पड़ी सेक्रेटरी के लेवल में, मिनिस्टर के लेवल, अल्टीमेटली 1-1.5 साल जब भी हुआ वो निकला। लेकिन इसलिए आप हमें वही शब्दों का प्रयोग करें जो टर्म इसमें यूज करें हैं। कुछ और जो टर्म्स हमारे राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट में कहें, हाई सपोर्ट की बात है। आप लोगों को काम करने के लिए या कोई पढ़ने के लिए बच्चों को हाई सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए प्रावधान है हमारे एक्ट में कि साहब वो हाई सपोर्ट क्या है। कोई ऐसा इंटेंसिव सपोर्ट चाहिए, फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, या कोई ऐसा भी हो, सपोर्ट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, हमारे सेक्शन 3 में है,
डिसेबिलिटी के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, और रीजनेबल अकोमोडेशन जो चाहिए आपको काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, कहीं जाने के लिए, तो वो गवर्नमेंट को देना होगा और हमारे रूल में है, उसके लिए कोई पैसा नहीं मांगे। ये राइट्स ऑफ पर्सन रूल्स 2017 है, उसमें यह है कि साहब आप उसके लिए कोई पैसा नहीं मांगे, कोई गवर्नमेंट या कोई नहीं। पब्लिक बिल्डिंग, पब्लिक फैसिलिटीज एंड सर्विसेज वो एक्सेसिबल होनी चाहिए, और उसको हमें एक टाइम लिमिट दे रखा है। जो भी पब्लिक स्पेसेस है वो ब्लाइंड के लिए या और व्यक्तियों के लिए या लो विजन व्यक्तियों के लिए या और सभी डिसेबिलिटीज के एक्सेसिबल होनी चाहिए, सुगमता से उनको जा सकना चाहिए, वो एक इंडिपेंडेंटली जा सके, किसी के ऊपर किसी की मदद, उनको मदद की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए जैसे कोई और व्यक्ति जाता है। या कोई सर्विसेज है, इसका मतलब ये हो गया आपका वेबसाइट है, आपका वेबसाइट में कोई डॉक्यूमेंट है, आप कोई नोटिफिकेशन निकालते, गवर्नमेंट निकाले या इवन प्राइवेट सेक्टर निकाले पब्लिक यूज के लिए, वो एक्सेसिबल होना बहुत जरूरी है। नहीं होगा तो उसके लिए फाइन पड़ सकता है। वो क्यों? इसमें एक फाइन का प्रावधान है। और दूसरा, इस एक्ट में 4 सेक्शन को छोड़ करके, सेक्शन 24, 27, 35 और 55 को छोड़ करके हर एक्ट का प्रावधान मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब अगर नहीं वो मिला तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, जिसको जस्टिसिएबल बोलते हैं। हमारे प्रेसिडेंट सर उसको अपने वक्तव्य में एक्सप्लेन भी करेंगे, बताएंगे भी, बहुत सारे सेशंस हैं। और पहले क्या था, अधिकतर चीजें जो थी, इवन एजुकेशन, इवन एक्सेसिबिलिटी, उसमें हमारे पहले वाले एक्ट में बोला था विद इन द लिमिट, सब्जेक्ट टू द लिमिट ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी। पैसा होगा, इतना हमारा देश डेवलप कर गया होगा तो अब हमें प्रोवाइड करेंगे, तो इसलिए वो बाध्य नहीं थे। आज की डेट में बाध्य है, इसलिए ध्यान देना चाहिए आपको। हर जो चीज इस एक्ट में, अगर मैं एक ओवरव्यू इस पर देखूं क्या क्या प्रोविजन है, अवेयरनेस के लिए क्या है वो मैंने बता दिया कि जो लीगल कैपेसिटी आप ये करना चाहिए, कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, कोई अब्यूज नहीं कर सकता क्योंकि डिसेबल्ड है व्यक्ति उसका। और जनरल हेल्थ में जनरल जो हाइजीन के लिए है, आपको ट्रीटमेंट में प्रेफरेंस मिलेगा, वरीयता मिलेगी, कन्वीनियंट होना चाहिए हर चीज। और वैल्यूज जो पढ़ाई, जो स्कूल में जो पढ़ाते हैं, तभी से ही बच्चों को, और बच्चों को भी जो डिसेबल्ड नहीं है, आम बच्चों को, ये जो डिसेबिलिटी की जो डाइवर्सिटी है उससे समझता के उनको पहले से ही हम पढ़ाए बताए। और गवर्नमेंट की तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है, और इसमें रिसर्च करना जरूरी है। वोटिंग के लिए एक्सेसिबिलिटी, वोटिंग के लिए बहुत सारा ये हुआ, और उसमें मुझे खुशियां बताते हुए आप सबको पता भी होगा, अगर कोई बिल्कुल नहीं जा सकता है, कोई बहुत दिक्कत हो रही है, डिग्निटी, मैंने उसमें यही शब्द जब इलेक्शन कमीशन को लिखा था कि अगर किसी विकलांग व्यक्ति को वोटिंग के लिए जाने में, आप ट्रांसपोर्ट तो प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन वो नहीं जा सकता है, सपोज कोई ब्लाइंड व्यक्ति है, उसको और कोई बीमार हो गए या कुछ और हो गया, वो जा नहीं सकता है, या पैर में भी लग गया, मल्टीपल डिसेबल्ड है, तो आप उसको ट्रांसपोर्ट में ले जाने के लिए उठाएंगे, इतना कष्ट होगा, पेन होगा, मैंने शब्द का प्रयोग है, इफ इट इज टू मच ऑफ पेन, तो आप उसको क्यों नहीं ये अधिकार देंगे कि घर से ही वो अपना वोटिंग कर दे। जो नौकरी में होते हैं उनको तो आप पोस्टल करते हैं, तो उन्होंने, आई एम सो थैंकफुल कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और उन्होंने ये अलाउ कर दिया। आप सबको पता है कि घर से भी वोटिंग व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति कर सकता है। तो ये सब चीजें, ये अधिकार हमने बनाए हैं। जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बोला वेबसाइट में डालें इंफॉर्मेशन, तभी जस्टिस जो है मिल पाएगा, वो एक्सेसिबल होना जरूरी है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का कैंपस हो, चाहे वहां पे पीने का पानी हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे कहीं भी है, वो सब चीज, आर्ट एंड कल्चर है, एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी, एंटरटेनमेंट जैसे फिल्म है, बहुत सारे बोलते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने बोला, मैंने कहा ब्लाइंड लोगों को भी तो फिल्म देखना है, वो तो देख तो सकता नहीं, तो ऐसे, तो उसमें बड़ा वो डिबेट चला था, ऐसे नो नो ये सब करना, तो वो हो भी रहा है कि भाई, that don't think that
कोई ब्लाइंड व्यक्ति उस पिक्चर जितना आप इंजॉय कर रहे हैं वो नहीं कर सकते, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको अब क्या हो रहा है। तो उसको मुझे थोड़ा उतना मुझे ज्ञान तो नहीं है, फिर भी आप लोगों के संपर्क में आने से कुछ कुछ पता चलता है कि भैया जब कोई व्यक्ति उधर बैठा है तो ब्लाइंड व्यक्ति बैठा है, पिक्चर चल रही है, आप ये बताएंगे कि भाई ये व्यक्ति, ये एक्टर ऐसे गुस्सा कर रहा है, ये हीरोइन को ऐसे पकड़ रहा है और हीरोइन उसका जवाब ऐसे दे रही, इंजॉय नहीं करेगा क्या? वो क्यों नहीं करेगा? तो ये सब चीजें समझने की तो ये अधिकार भी हमारे एक्ट में है, आप समझ लीजिए। इसलिए पूरा तो हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये हाईलाइट केवल है। तो यहाँ तक भी जाकर के कंज्यूमर गुड्स हैं उनको भी एक्सेसिबल होना होगा, इंफॉर्मेशन होना, जो सर्विसेज कोई दे रहा है, वकील है, डॉक्टर है, टीचर है, कोई प्रोफेशनल है, वो भी अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं वो एक्सेसिबल होना पड़ेगा, इंक्लूडिंग फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज। और इसमें हमें ये बोला एक्ट में ये प्रावधान है कि साहब जो एक्सेसिबिलिटी का प्रावधान है वो 5 साल जब से रूल बना तब से 5 साल के अंदर आपको सब फिजिकल एनवायरनमेंट एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा और 2 साल के अंदर सब सर्विसेज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सर्विसेज 2 साल था वो 2019 में कंप्लीट हो चुका, क्योंकि हमने वेबसाइट को एक्सेसिबल बनाने के लिए वो तो दे दिया, कुछ तो एक्सेसिबल हो गई है, लेकिन बहुत सारे अभी कुछ होना है। लेकिन ये चूंकि कानून आ गया है तो इसका हमने प्रयोग करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए, ये लेना सुनिश्चित करना चाहिए। अब ये बहुत बड़ी एडवोकेसी आप लोगों को ये एडवोकेसी करनी पड़ी। देखिए साहब 2015 से 2022 में अब हम 5 साल होने वाले हैं, सभी बिल्डिंग एक्सेसिबल नहीं है मेरे लिए। मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ या जिस यूनिवर्सिटी में हूँ उनका वेबसाइट नहीं है। वेबसाइट को आप एक्सेस ऑडिट करना सीखें और बताएं। जब तक आप तथ्यों के साथ नहीं जाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा, एडवोकेसी नहीं होगी। तो इंक्लूजन, एजुकेशन में इंक्लूजन है, आपको ये पता है, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल स्कूल में पढ़ना चाहता है उसकी भी व्यवस्था ये इस एक्ट में है। और 18 साल तक फ्री एजुकेशन बेंचमार्क डिसेबल्ड को मिलेगा, ब्लाइंड व्यक्ति को मिलेगा। पूरक जो सामग्री है, पठन पाठन की सामग्री है, उसको देना जरूरी है आपने। और हायर एजुकेशन में 3% सीटें रिजर्व होंगी। प्राइवेट स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल से हैं, सॉरी ये दिल्ली की बात बोल रहा हूँ मैं, जो हायर एजुकेशन में 3% सीट है गवर्नमेंट एडेड या गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में वो रिजर्वेशन होगा। और दिल्ली में क्योंकि कुछ लोग इधर दिल्ली के भी, दिल्ली सरकार ने ये बोला है कि भाई जो एंट्री लेवल पे या बाद में भी 25% सीट्स ईडब्ल्यूएस के लिए या डीजी के लिए पिछले वर्गों के लिए रिजर्व होती है, उसमें से 3% विकलांग बच्चों के लिए होगी। चाहे वो बीपीएस स्कूल हो चाहे कोई स्कूल हो, तो कोई भी स्कूल होने चाहिए, हर स्कूल को करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चीज है ना। और 5% सीटें जो है हायर एजुकेशन में रिजर्व होगी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। इसमें कोई अलग अलग नहीं है, जैसे ना जॉब के लिए है 1% फॉर विजन इम्पेयरमेंट, 1% फॉर लोकोमोटर, वो वाला नहीं। इसमें 5% होंगी, वो जो भी ले जिसको मिल सकता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज है we have not to learn from you definitely, but yeah, if you could wind up now so that okay 25% एक्स्ट्रा हायर जो सोशल सिक्योरिटी में होता है ये प्रावधान है। और 5% जो रिजर्वेशन, जो भी पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी उन्मूलन की जितनी भी स्कीम्स होंगी उसमें ये होता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको 4% जॉब में रिजर्वेशन है वो तो पता है ही है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी जो हुई है, घटना ये हुई है कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 17 मई 2022 को एक ओएम निकाला है जिसके तहत प्रमोशन में भी रिजर्वेशन 4% वैकेंसीज होगा फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। ये हमारे प्रावधान है। इसके अलावा रोस्टर बनाने का है और ये जो पनिशमेंट का प्रावधान है, अगर कोई व्यक्ति ये करता है, कोई उल्लंघन करता है इस
एक्ट के प्रावधानों का, तो 50 लाख तक का फाइन हो सकता है। कोई विकलांग व्यक्ति को कोई इंटेंशनली इंसल्ट करता है या उसको डराता धमकाता है, उसके लिए प्रावधान है, फाइन भी है और जेल भी है। इसलिए इन प्रावधानों को हमें यूज करना चाहिए। और यही पे मैं अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। अगर कोई इंटरेक्शन का कोई प्रावधान है सवाल जवाब का, तो प्लीज ऑर्गेनाइजर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत बहुत शुक्रिया धारियावाल सर, हमें बहुत कुछ सीखने को है आपसे, और इतना सुंदर और इतना स्पष्ट व्याख्या आपने जो दी है, आपने पीडी एक्ट की, उसके विभिन्न प्रावधानों की, उनका क्या अर्थ है हमारे जीवन में, हम कैसे एडवोकेसी कर सकते हैं। निश्चय ही हमें एडवोकेसी करने के लिए बहुत माल मसाला मिल गया है, क्योंकि अब 5 साल पूरे हो गए हैं। तो आप जो एक्सेसिबिलिटी के बारे में जो प्रावधान है और जो प्रावधान है, उसके ऊपर काफ़ी कुछ काम किया जा सकता है, और मुझे आशा है कि हमारी स्टेट्स, हमारी एफिलिएट्स इस पर जरूर काम करेंगी। आई एम श्योर बहुत सारे प्रश्न होंगे, और हमारे अगले स्पीकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुभाष वशिष्ठ जी। पर फिर भी अगर सुभाष जी परमिट करें तो 2 क्वेश्चन हम देंगे। एक तो somebody raised hand, खारिदा, one person, ऐश्वर्या, unmute the person। कौन है गौरी? Who the raised hand? ऐश्वर्या? Really, Who's the person? it's Sheikh Sabad. हाँ, yes sir, Sheikh Sabad. yes। शेख साहब, ठीक है, शैलेंद्र शेख, आप दोनों का सवाल। हाँ बताइए। ऐश्वर्या अनम्यूट, किनको अनम्यूट कर रहे हैं हम अभी? पहले मैं अनम्यूट हो गया हूं, अगर इजाजत हो तो मैं बात जी हाँ, करूं। जी हाँ। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जैसा कि सर ने अभी कहा कि प्राइवेट सर्विसेज को भी हम इस लॉ के दायरे में रखते हैं, तो रेपिडो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है, बाइक्स के लिए, तो उनका ऐप बिल्कुल एक्सेसिबल नहीं है, और इस बारे में हम कई ट्वीट लिख चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है, तो इसका कोई प्रोविजन है? देखिए, एक्सेसिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर बताएंगे तो वो तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन कोई सर्विसेज अगर कोई दे रहे हैं वो एक्सेसिबल नहीं है। आप ट्वीट लिखकर, ठीक है, आपने ट्वीट लिख दिया, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको आप अगर आपको आपको लगता है कि ये हमारे एक्ट के तहत में आता है, सर्विस है, सर्विस एक्सेसिबल नहीं है, तो आप स्टेट कमिश्नर या चीफ कमिश्नर, बल्कि चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज के वहां कंप्लेन डालें। जी, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज है, उनका ऐप एक्सेसिबल नहीं है, ऐप। हम आपसे निवेदन करते हैं कि जहां भी ऐसी समस्या आती है, आप एआईसीबी को लिखिए स्पेसिफिक कि कहाँ क्या एक्सेसिबिलिटी समस्या है। ये नहीं कि सिर्फ ऐप एक्सेसिबल नहीं है, उतना करने से काम नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा कहाँ पर आपको रुकावट है। मैं आपको उदाहरण दूंगा, आरोग्य सेतु ऐप एक्सेसिबल नहीं था, हमने बहुत स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी की मिनिस्ट्री के साथ उसको एक्सेसिबल बनाया। आईफोन यूजर्स के लिए, एंड्रॉइड के लिए काफी दिक्कतें थी उसमें, और हमने स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी की, औरों ने भी की, हम ये नहीं कहते, पर हमारा भी काफी उसमें योगदान था। और हमने तो अगर कोई ऐसे ही आईआरसीटीसी के में समस्या आई थी, हमने वो मैटर उनके साथ टेकअप किए थे। तो इसलिए आप हमें लिखिए और बताइए कि किस पॉइंट पे क्या एक्सेसिबिलिटी नहीं है, हम उसको एग्जामिन कराएंगे अपनी टेक टीम से कि क्या कोई टेक्नोलॉजी सोल्यूशन है हमारे पास पहले है, नहीं है तो क्या होना चाहिए, और वो मुद्दे हम उठाएंगे। आप हर व्यक्ति के पास इतनी क्षमता ना हो कि आप जा पाए सीसीटीवी के पास, चीफ कमिश्नर के पास या स्टेट कमिश्नर के पास, तो आप हमारे को भी दे देंगे, हमारा एडवोकेसी से ये काम करता है, हमारी कमेटी है, हमारे पास टेक एक्सपर्ट्स भी हैं, आप बताइए और हम उसमें मदद करेंगे डेफिनेट। पर आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, इतना कहने से कि ऐप एक्सेसिबल नहीं है समस्या सॉल्व नहीं होती, बताना पड़ेगा कहाँ आपको दिक्कत आई, क्या आपने सॉफ्टवेयर यूज किया, किस सॉफ्टवेयर में दिक्कत है। कई बार प्रॉब्लम आती है सॉफ्टवेयर में, एक स्क्रीन रीडर पे एक्सेसिबल होता है, दूसरे पे नहीं होता है, ऐसा भी समस्या आती है। तो इज इट इशू ऐप और स्क्रीन रीडर, हमें ये भी देखना होता है कई बार। तो आप लिखिएगा, हम करेंगे। अगला प्रश्न सर, शेख समद जी का जो हैंड है वो तो रेस था, लेकिन ऑडियो कनेक्टेड नहीं था, लेकिन संन्यास बिहारा जी को संन्यास। नमस्ते सर। एक्चुअली सर, ये जो 17 मई को पदोन्नति के लिए डीओपीटी का रेजोल्यूशन आया है, इसको स्टेट में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके बारे में कोई स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, क्योंकि स्टेट में अभी तक
प्रमोशन के क्षेत्र में रिजर्वेशन नहीं मिलता है। उड़ीसा में भी नहीं मिलता है। उड़ीसा में 2013 में शेको जो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड का जजमेंट आने के बाद 3% रिजर्वेशन दे चुके हैं, लेकिन वो 3% रिजर्वेशन को ये बंद करके अभी लिखे हैं कि पर्सन विद डिजेबिलिटी को प्रमोशन क्षेत्र में वेटेज भी नहीं मिलेगी और उनको कोई आउट ऑफ टर्न प्रायोरिटी भी नहीं मिलेगी। और रिजर्वेशन होगा तो प्रायोरिटी होगा और वेटेज भी होगा। मैं समझ गया इसका एक ये है जो ये ओएम डीओपीटी ने निकाला है, उस ओएम में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें एडवोकेसी की जरूरत है, जिसमें कि ये इश्यूज रेज करने हैं, क्लियर नहीं है। लेकिन मेरा अभी एक मानना ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया ओएम, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के सिद्धू राजू के ऐश्वर्या नॉइज आ रहा है से। पंकज जी म्यूट करिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो ओएम निकाला है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ने, ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज और पीएसयूज के लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन ये जो ओएम निकाला है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद निकाला। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमें ये देखना चाहिए कि जो मिस्टर गुप्ता का जो केस था उसमें इशू क्या था। क्या सेक्शन 33 पुराने एक्ट का इंटरप्रिटेशन था? क्या ये हमारा जो एक्ट है 34 या 33 1995 एक्ट का में क्या चीज इंटरप्रेट किया? उन्होंने ये बोला कि जो 33 जो सेक्शन 33 का प्रावधान है उसका मतलब है रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑल्सो। अगर यही है तो फिर ये तो लागू पूरे देश में हर जगह होगा। इसमें एडवोकेसी की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये डीओपीटी का जो ओएम है इसके ऊपर भी बहुत सारा काम एक्टिविस्ट ने करना है, हम लोगों ने इसकी एडवोकेसी करनी है। बहुत सारी इसमें क्लियर नहीं है कि कब से ये लागू होगा। इसमें उन्होंने काडर की बात बोली है, पहले काडर की बात नहीं थी, ग्रुप की बात नहीं है, बहुत सारी इसमें इनफैक्ट एक बड़ा सा एक वर्कशॉप करना चाहिए, कंसल्टेशन करना चाहिए। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को तुरंत आप स्ट्रेटेजी लिख सकते हैं कि साहब ये गुप्ता के केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है उन्होंने सेक्शन 33 को इंटरप्रेट किया है। सेक्शन 33 और सेक्शन 34 ऑफ जो एक्ट है आईपीडब्ल्यूडी का उसमें अंतर कुछ नहीं है, वही शब्द है। इसलिए सेक्शन 34 का प्रावधान का इंटेंट ये है कि ये रिजर्वेशन प्रमोशन में भी होगा। अतः आप रिजर्वेशन देना शुरू करिए हर राज्य। तो संजय जी हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे और अगर जरूर तो हाई कोर्ट में भी जाएंगे और हाई कोर्ट में एंड इसको टेकअप करेंगे। मैं बात करूंगा। गौरी आप नोट कर रहे हो जो मुद्दे आ रहे हैं एडवोकेसी के, आप नोट करते जाइए। या तो धन्यवाद धारियाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आपसे आगे भी आपको तकलीफ देते रहेंगे और आपसे और सीखने की इच्छा रखते हैं।